नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू तो हो गई, लेकिन अनाज मंडियों में अभी किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचे हैं। अभी गेहूं की फसल तैयार नहीं है, तो कई जगहों से अनाज मंडी में अव्यवस्था की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि कृषि मंत्री जेपी दलाल का यह कहना है कि अभी फसल की कटाई नहीं हो पाई है, इसीलिए खरीद शुरू नहीं हो पाई, लेकिन खरीद सुचारू रूप से होगी और हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई। प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में इसकी पूरी तैयारी है, लेकिन फसल खरीद के पहले दिन ज्यादातर मंडियों में सन्नाटा पसरा दिखा, क्योंकि किसान फसल लेकर मंडियों में नहीं पहुंचे। कई जिलों में अभी गेहूं की फसल पककर तैयार नहीं हुई है। हालांकि सीएम मनोहर लाल के निर्देशों के अनुसार मंडियों में फसल खरीद की पूरी तैयारी की गई है और इसके लिए सिरसा में 13 और कालावाली में 16 खरीद केंद्र हैं, जबकि मंडी डबवाली में 15 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि पहले दिन गेहूं की आवक नहीं हुई, लेकिन मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि अगले हफ्ते तक गेहूं की आवक सुचारू रूप से शुरू होने की संभावना है। आज से हमने सारी मंडियों में खरीद हमारी तरफ से शुरुआत कर दी है। सब मंडियों की सफाई करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, मंडी के गेट पे कंप्यूटर वाले सहायक अलग से बैठाए, लेकिन अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ़ सुथरा लेके आएं, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो चाहे वो गेहूं हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। अगर उसको एक दिन भी लेट होता है तो उसका ब्याज जो है, 1 दिन का ब्याज उसके खाते में डालेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सब किसानों को सही समय पर उसको पैसा मिले, जिसका उसकी मेहनत के पसीने का पैसा है। आड़ती भाई हैं, उनको हम जो है उनके आड़त का पैसा दें, या जो उनकी और कोई नियम के अनुसार उनका हक बनता है वो करें। और कल भी हमने घोषणा की है कि मंडियों के अंदर बहुत सारे लिटिगेशन थे, कम से कम 250-300 करोड़ रुपए की छूट जो है आड़ती भाइयों को हमने दी है। उनकी दुकानों पे किसी का कंप्लीशन नहीं मिला, किसी का पोजीशन नहीं मिला या लेट बनवाई। मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाकर कि सबको समाधान करने के लिए ये योजना दी है। और हमारी कोशिश ये है कि किसान हो चाहे आड़ती हो, व्यापारी हो, किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश के अंदर जो उसकी 100% फसल का पैसा जो है किसान के खाते में सीधा देगा। किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए, इसको लेकर सरकार सभी तरह के कदम उठा रही है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसानों को सरकार ने एक बार फिर मौका दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल को पोर्टल फिर से खोला जाएगा, जिस पर किसान रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी फसल का ब्यौरा दे सकेंगे। सुखदेव जी, किस तरह की तैयारियां, जैसे आज पहला दिन है खरीद? आज पहला दिन है सर, अभी तो कोई आवक है नहीं मंडी में। लग रहा है शायद 2-3 दिन अभी लग जाएंगे, क्योंकि बार थोड़ा मौसम ठंडा होने के कारण थोड़ा लेट रही फसल। तो जैसा है कि उसके बाद ही सही तो पता लगेगा प्रैक्टिकल में भी कैसी कुछ में खरीद होगी, क्या क्या समस्या आएंगी। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। सफाई वगैरह और जो व्यवस्था है कुल मिलाकर ठीक है, संतोषजनक है। सर, पूर्व में इंडियन न्यूज़ हरियाणा आपके पास आया था और कुछ कमियां जानी थी, क्या सरकार ने काम शुरू किया? हाँ, उस पर काम शुरू हो गया। कल आप लोग आए थे, वो दिखाई सारे उसके जो अधिकारी है उनके नॉलेज में आई, वो सब बस पे काम शुरू हो रहा। कोई दिक्कत। गोहाना अनाज मंडी की बात करें तो अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंची है। आलम यह है कि मंडी में साफ सफाई और किसानों के लिए पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है। उधर किसानों को और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे ही हालात हैं। अगर बात यमुनानगर अनाज मंडी की करें तो कोरोना को देखते हुए मंडी गेट पर मास्क और सैनिटाइजर रखे गए हैं। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए गेट पर ही हेल्थ डेस्क खोला गया है। फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए किसानों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के गेट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो कुरुक्षेत्र में भी जमीनी हकीकत वादों से काफी दूर है। हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में 1 तारीख से
जो गेहूं और सरसों की फसल थी उसकी खरीद शुरू होनी थी। और आज हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर जो है नज़ारा बना हुआ है। अभी तक एक भी किसान यहाँ पर अपनी फसल को लेकर नहीं पहुँचा है। कारण क्या रहे हैं ये हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अधिकारी हैं ऋषि कुमार, इनसे जान लेते हैं। ऋषि कुमार जी, कितने किसान अभी तक आए हैं? देखिए जी, आज हमने सुबह 8 बजे से गेट पास जारी करने की सुविधा शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक एक भी किसान हमारे पास नहीं आया है। और जैसे आड़तियों के माध्यम से और किसान हमारे पास आते हैं, सूचना है कि जी अभी फसल पकी नहीं है, अभी लगभग 1 हफ्ते का समय और लगेगा फसल को लेके आने में, किसानों का ऐसा कहना है। तो क्या कोई मैसेज वगैरह भेजा गया उनके पास? जी, ये ऊपर नहीं केंद्रीयकृत व्यवस्था है जी ये, और चंडीगढ़ से ही हेड ऑफिस से मैसेज जाते हैं किसानों के पास, तो जिस किसी किसान के पास मैसेज जाएगा वो अपनी फसल लेके आ सकता है। जाहिर है अभी फसल खरीद की रौनक मंडी में कुछ दिनों बाद दिखाई देगी। हालांकि सीएम मनोहर लाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में कुल 10 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और इस बार फसल खरीदी के दौरान किसानों को सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में हर तरह की संपत्ति की आईडी दी जाएगी और इसमें सरकारी संपत्ति को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों और जिला परिषदों से अलग किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की संपत्ति पर किसी तरह का विवाद न हो। इसके अलावा विवाद वाली जो संपत्ति है उसका भी अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट और स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक भी की अध्यक्षता कर रहे हैं। गौरतलब है कि हर सप्ताह वीरवार के दिन सभी जिला उपायुक्तों के साथ संवाद के मकसद से इस तरह की बैठक शुरू की गई है और इस कड़ी में दूसरी बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। तो सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की गई है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि चकबंदी का कार्य हर 50 साल के बाद दोबारा से किए जाने की जरूरत है और चकबंदी कार्य के लिए अलग से कैडर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाय एकड़ के हिसाब से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से भूमि देने वाले लोगों के लिए ई भूमि पोर्टल के रूप में एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला पंचकुला के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि जिले के मोरनी ब्लॉक में ड्रोन मैपिंग के कार्य 1 महीने के अंदर पूरा किए जाएं और इसके लिए किसी भी किस्म की सहायता की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग के द्वारा वो तुरंत मुहैया करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि इस काम के लिए 10 और ड्रोन मुहैया करवाए जाएं ताकि हर जिले में कम से कम 1 ड्रोन उपलब्ध हो। और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार पहुंचकर बरवाला उपमंडल स्तरीय प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा लाला लाजपत राय कॉम्प्लेक्स के नए चैम्बर भवन में पहली लिफ्ट का शुभारंभ किया गया और डिप्टी सीएम ने इस दौरान कई गांवों के लिए 45 पेयजल टैंकर को रवाना भी किया। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। योजनाओं का उद्घाटन किया गया डिप्टी सीएम की तरफ से और साथ ही साथ लिफ्ट का शुभारंभ भी किया। हरी झंडी दिखाकर पेयजल टैंकर को भी रवाना किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। और अब बात करेंगे कोरोना महामारी की, जो कि इस वक्त हर किसी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हर रोज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का काम भी तीसरे फेज पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश पर भी भारी पड़ती दिख रही है। हर दिन कोरोना के औसतन 1000 केस सामने आ रहे हैं और कई जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कोरोना ने देश के साथ साथ हरियाणा की कैसे टेंशन बढ़ा दी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोरोना नाम की महामारी एक बार फिर लोगों को डरा रही है। देश के साथ ही हरियाणा में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। एक तरफ जहां देश में 24 घंटे में हजारों की संख्या में केस मिल रहे हैं, वहीं हरियाणा में हर रोज 1000 के करीब मरीजों की पुष्टि हो रही है। पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले
सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम जारी है और ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लेकिन ये सब भी कोरोना के सामने काफी नहीं दिख रहा। अगर कोरोना के प्रदेश वाले आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में 1106 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं इसी दौरान 8 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 809 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। अब प्रदेश में करीब 10,000 केस हैं। प्रदेश में 63 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और अब तक 15 लाख लोगों को टीका भी लग चुका है। प्रदेश के तमाम जिलों में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में जिलेवार तरीके से कोरोना मरीजों की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 276 नए केस सामने आए, करनाल में 182 नए मरीजों की पुष्टि हुई, अंबाला में 105 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जींद में 98 नए लोग संक्रमित हुए, यमुनानगर में 93 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पंचकुला में भी 93 लोग संक्रमित हुए। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ भी 81 लोग संक्रमित हुए हैं। फरीदाबाद में 70 लोग पॉजिटिव आए, सिरसा में 22, हिसार में 18, कैथल में 12, पानीपत में भी 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और रोहतक में 11 लोग संक्रमित हुए। भिवानी में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, झज्जर में भी 9 केस मिले, सोनीपत में 6 केस और रेवाड़ी में 4 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा नूह, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में एक केस। पलवल में 24 घंटे में कोई भी नया केस नहीं मिला। फरवरी के महीने में लग रहा था कि अब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन मार्च आते ही कोरोना ने उल्टा मार्च शुरू कर दिया। अगर प्रदेश के तमाम जिलों में एक्टिव केस की बात की जाए तो गुरुग्राम में 1942 एक्टिव केस हैं, करनाल में एक्टिव केस की संख्या 1455 है, अंबाला में आंकड़ा 1121 तक है, पंचकुला में 953 एक्टिव केस हैं, कुरुक्षेत्र में 904 एक्टिव केस। बात यमुनानगर की करें तो 625 लोग फिलहाल संक्रमित हैं। फरीदाबाद में 585 एक्टिव केस है, पानीपत में 443 और सोनीपत में 307 एक्टिव केस। इसके अलावा 6 और जिलों में 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 45 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में ये वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन निजी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन के लिए आपको 250 रुपए का भुगतान करना होगा। कोरोना को मात देने के लिए लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज तीसरे चरण का दौर शुरू किया गया है, जब कोविड वैक्सीनेशन जो बूथ है वहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है और इसको लेकर पहले जो प्राथमिक जो चरण है, पहला जो चरण है उसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है पहले रजिस्ट्रेशन है और लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ एंट्री करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वैक्सीनेशन का जो भी स्टेप बनाया गया है उस वेरिफिकेशन रूम यहाँ से वेरिफिकेशन कराने के बाद सीधे वहाँ लाइन में लगेंगे और वहाँ वैक्सीन उनको लगाई जाएगी। और आज जो तीसरा चरण है, इस चरण में 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल की उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन के मार्फत सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस अदृश्य दुश्मन को मात दी जाए, किस तरह से इसको हराया जाए। और इसको लेकर जब साल की शुरुआत हुई तो वैक्सीन आई और वैक्सीन आने के बाद एक उम्मीद जगी कि अब इस अदृश्य दुश्मन को हराया जा सकता है। बता दें, पहले चरण में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था। इस दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। इसके बाद 1 मार्च से टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस दौरान 60 वर्ष की आयु वाले लोगों को टीका लगाया गया। हालांकि इस दौरान 45 वर्ष से अधिक केवल उन लोगों को टीका दिया गया जो किसी गंभीर बीमारी के शिकार थे। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन पूरे देश भर में जारी है और आज से अब 45 साल से तमाम जो लोग हैं ऊपर की उम्र के, उनको भी अब वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। हम बादशाह खान हॉस्पिटल के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। यहाँ लगातार लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए और आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन यहीं ऑन द स्पॉट अब उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप साफ तौर से देख सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट, जो उम्र का सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद में यहाँ आपको वैक्सीन लग जाएगी। अगले अगर चरण की मैं बात करूँ, जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वो आपको एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ
जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहा है वहां उसको वैक्सीन लगाई जा रही है। और बात भी करेंगे, हमारे साथ में एसएमओ हैं डॉक्टर रमेश, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 45 साल की उम्र से तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है, उनकी किस तरह से प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है? आज 1 अप्रैल से हमारा एक नया दौर शुरू हुआ है। पहले हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन किया गया था कोविड के लिए, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को किया गया था, उसके बाद फिर 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन जो थी और 45 से 59 के बीच की जो कोमोर्बिडिटी थी वो शुरू की। अब आज 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की जो भी पॉपुलेशन है सबको कोविड वैक्सीनेशन का प्लान अभी किया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम तक देश में 6 करोड़ 43 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है और प्रदेश में तीसरे चरण के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कैथल जिले में भी वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की तैयारियां पूरी हो गई थी। उसी दिन से हम इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीनेशन अवेलेबल हो। बड़ी रिसर्च के बाद बड़ी फास्ट ट्रैक पे हमने वैक्सीन सरकार ने और हमारे साइंटिस्ट ने अवेलेबल कराई है। जितनी जल्दी हमें वैक्सीन मिल जाए तो हमारे चांसेस ये हैं कि संक्रमण जो कोविड से हो सकता है उसके संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ ही अगर संक्रमण हो भी जाता है किसी कारण से तो सीवियर संक्रमण होने के चांसेस न के बराबर होते हैं। इसी श्रृंखला में जैसा कि आपको पता है कि कोविड वैक्सीनेशन जिस डोज में हमारे पास अवेलेबल होता जा रहा है, जिस अमाउंट में हमने प्रायोरिटाइज किया था कि जो जितना ज़्यादा रिस्क पे है उसी रिस्क के हिसाब से पहले उनको लगाया जाए। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। उसके बाद हमने टारगेट लिया 60 साल से बड़े व्यक्ति और 45 साल से बड़े वो व्यक्ति जिनमें कोई अन्य गंभीर बीमारी साथ में है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में अगर कोरोना होता है तो गंभीरता के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बार फिर कोरोना ने पूरे देश के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए कुछ और कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हालांकि वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। सप्ताह में 2 दिन तो विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी से बचने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी बरतने की, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की, ताकि हम खुद के साथ साथ अपनों को इस भयंकर महामारी से बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा विशेष में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन उनके यहाँ से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कई परियोजनाओं की शुरुआत की है और इसके साथ ही विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। बैठक के बाद नवनियुक्त डीजी हेल्थ वीना सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बढ़ते हुए कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों के लिए सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। सरकार ने एड्स के मरीजों को 2250 पेंशन का फैसला लिया है और ये पेंशन 17,000 लोगों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 70 करोड़ की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा मलेरिया मुक्त मेवात की भी शुरुआत की गई। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।